23 जुलाई 1989 के दिन मियानो और अगोरा नाम के दो नाबालिग बच्चों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। उनका क्राइम काफी संगीन था। उन्होंने कुछ समय पहले 19 साल की लड़की का रेप और मर्डर किया था। पुलिस ने बिना देरी किए उन्हें अरेस्ट कर लिया। कैद के दौरान मियानो को लगा कि पुलिस ने उन्हें एक दूसरे केस की वजह से कैद किया है, इसलिए वो जंकू फ्रूटा के बारे में सब कुछ बताने लगा। मगर सवाल आता है कि जंकू फ्रूटा आखिर थी कौन। पुलिस को जब जंकू फ्रूटा का नाम सुनाई देता है तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जंकू फ्रूटा वही लड़की थी जिसे पुलिस ना जाने कितने दिनों से तलाश करने में लगी थी। उससे गायब हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। पुलिस चालाकी से मियानो का शक दूर किए बिना उससे जंकू फ्रूटा के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करने लगती है। मियानो काफी डर चुका था, इसलिए वो पुलिस के सवालों से परेशान होकर उन्हें अपने साथ जंगल में चलने को कहता है। पुलिस मियानो की बात को गहराई से लेती है और वो उसके बताए हुए रास्ते पर जाने लगती है। ठीक 2 घंटे के सफर के बाद वो सभी जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। आसपास पेड़ और झाड़ियों के बजाय और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मगर मियानो ने अपने हाथों का इशारा देते हुए उन्हें एक कंटेनर की तरफ देखने को कहा। पुलिस हैरान थी, क्योंकि उनके हिसाब से जंगल के बीचों बीच एक कंटेनर क्या ही कर रहा होगा। पुलिस ने जब गौर से उस कंटेनर में झांका तब उन्हें सबसे ऊपरी परत में एक लड़की का बाल दिखाई पड़ता है। साफ जाहिर था कि सीमेंट के अंदर किसी न किसी लड़की की लाश दबाई गई थी। पर पुलिस की हैरानी तब और बढ़ गई जब वो लाश किसी और की नहीं बल्कि 17 साल की जंकू फ्रूटा की निकली। आज जाके उनके 1 साल की तलाश खत्म हो गई थी। पुलिस ने पाया कि जंको को काफी बेरहमी से मारा गया था। यहाँ तक उसके लाश पर अनगिनत चोटों के निशान थे और उसके खाल पर नाक के बराबर बाल थे और शरीर में कोई भी एक हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ एक छोटा सा छेद ना मौजूद हो। शुरू में जब उसके शरीर को देखा गया था तब पुलिस के हाथ में जंको का सिर्फ चित्रा पड़ा हुआ शरीर ही हाथ लगा। पुलिस हैरान थी, आखिर वो इतनी सी बॉडी का क्या ही जांच करेगी। इधर जंको के इस दर्दनाक मौत के पीछे कौन सी डरावनी कहानी छुपी थी, इसे जानने के लिए हमें आज से 6 महीने पीछे जाना होगा। 25 नवंबर 1988 के दिन मियानो और उसका दोस्त मिसाटो की गलियों में घूम फिर रहे थे। यहाँ वो नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का इरादा बना चुके थे, इसलिए वो एक लड़की की तलाश में थे। उनकी नजर मियानो के ही क्लासमेट जंको पर जाती है, जो अपनी साइकिल पर सवार होके अपने घर की तरफ जा रही थी। मियानो की हमेशा से जंको के ऊपर गंदी नजर थी, इसलिए आज वो उसका फायदा उठाने वाला था। मियानो ने अपने कुछ दोस्तों से बात किया। उसने उन्हें एक साथ मिलकर जंको के पास पहुंचकर उसे छेड़ने के लिए कहा। अब मियानो के कहनुसार सब कुछ वैसा ही होता है और तब आखिर में मियानो हीरो की तरह एंट्री मारकर जंको के सामने आ जाता है। यहाँ वो अपने झूठे बल के दम पर अपने सभी दोस्तों को भगा देता है, जिससे जंको काफी इम्प्रेस हो जाती है। जंको को लगा कि मियानो उसके लाइफ में लाइफ सेवर बनकर आया है, मगर वो गलत थी। उसने मियानो को पहचानने में गलती कर दी थी। वो किसी हैवान से कम नहीं था। वो मौके का फायदा उठा के जंको को घर तक छोड़ने का वादा करता है, जिसपे जंको भरोसा करते हुए उसके साथ जाने लगती है। मगर इसी भरोसे को तोड़ते हुए वो जंको को बीच रास्ते में किडनैप कर लेता है। मियानो के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो एक होटल की तरफ रुक करता है। उसके पास के होटल वाले से अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए वो जंको को वहाँ पर ले जाने का निर्णय लेता है। उस रात मियानो ने अनगिनत बार जंको का बलात्कार किया। मियानो की दरिंदगी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसने रात के 3 बजे मिनाटो को कॉल किया, जिसके बाद वो उसे उसी होटल में आने को कहता है। मिनाटो और मियानो बचपन से अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो दोनों हर काम एक साथ किया करते थे। रात में उन दोनों ने साथ मिलकर जंको का कई बार बलात्कार किया। जंको ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, मगर आखिर में उसे हार माननी ही पड़ी। वो अपने शरीर को सौंपने पर मजबूर हो चुकी थी। जंको को लगा कि वो लोग उसका इस्तेमाल कर जाने देंगे, मगर वो गलत थी। मिनाटो ने डिसाइड किया कि वो अपने गैंग मेंबर को बुलाकर उन्हें जंको का इस्तेमाल करने देगा, जिससे उनकी गैंग में अच्छी खासी रिस्पेक्ट बढ़ सके। देखते ही देखते जंको का बलात्कार करने के लिए याकुजा मेंबर की भीड़ इकट्ठा होने लगी। हर कोई अपने अपने तरीके से जंको का इस्तेमाल कर रहा था। जंको अपने साथ हो रहे इस घिनौनेपन से परेशान हो चुकी थी। उसने बाकी लोगों से उसे रिहा करने की गुहार तक मांगी, मगर हर बार जंको को उसके माता पिता को जान से मार देने की धमकी देने लगे। इधर दूसरी तरफ अपनी बेटी के कई दिनों से घर न आने पर घर वालों का बुरा हाल हो चुका था। वो पुलिस में केस करने का सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें जंको का कॉल आता है। जंको ने अपने पेरेंट्स से बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने आई है, इसलिए वो उसकी चिंता ना करें। बात थोड़ी अजीब थी, मगर जंको के परिवार वालों को कोई शक नहीं हुआ और वो अपनी बेटी की बातों में आ जाते हैं। इस पल अगर उन्होंने गहराई से जांच किया होता तो जंको को आने वाले दिनों में शायद वो सभी दर्दनाक चीजों से ना गुजरना पड़ता।
जंको को मिनाटो और उसके दोस्तों ने यह काल करने के लिए धमकी दी थी, वरना वो उसके परिवार को जान से मार देने वाले थे। अब जंको ना चाहते हुए भी इस काल को करने पर मजबूर थी। इधर जंको काफी सारी परेशानियों से गुजर रही थी। यहाँ तक उसकी मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। हद तो तब हो गई जब मिनाटो के परिवार वाले खुद चाहते हुए भी जंको की मदद नहीं कर सके। जी हाँ, मिनाटो के परिवार को साफ साफ मालूम था कि उनका बेटा आखिर किस तरह का काम कर रहा है। यहाँ तक उनका बेटा खुलेआम उन लोगों को अपने घर बुलाता था, जिससे उन्हें जंको के कैद होने वाली बात मालूम पड़ चुकी थी। डर काफी खतरनाक चीज होती है। मिनाटो के पेरेंट खुद भी अपने बेटे की दहशत से डरा करते थे, जिस कारण वो उसके खिलाफ जाने का सोच तक नहीं सकते थे। 28 नवंबर 1989 के दिन मिनाटो अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाता है। उसका मकसद साफ था कि वो उन्हें जंको के साथ सोने का मौका देगा, जिसके बदले वो उनसे बड़ी रकम हासिल करने वाला था। एक तरह से ये मिनाटो के लिए पैसे बनाने का जरिया बन चुका था। वो दोनों दोस्त जब मिनाटो के घर आते हैं तब उन्हें एक मंजिल ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया जाता है, जहाँ उनकी नजर जंको पर पड़ती है। हद से ज्यादा बदतर हालत में वो एक किनारे पर बैठी हुई थी। आसपास पानी जैसा पदार्थ था। गौर से देखने पर मालूम पड़ता है कि वो उसका पेशाब था। जंको की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चाहकर भी वॉशरूम के लिए दूसरे रूम में नहीं जा सकती थी। हाथों में उसके हथकड़ियां बंधी थी ताकि वो चाहकर भी भागने का ना सोच सके। उस रात मिनाटो और उसके दोस्तों ने रात भर दारू पिया। कुछ देर बाद उन तीनों की नजर सामने बैठी जंको पर जाती है। उसके आंखों में एक भयानक सी शांति थी, जिसे आम लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। मियानो को वो शांत नजरें रास नहीं आई, इसलिए वो जंको को सबक सिखाने के लिए कुछ भयानक करने का निर्णय लेता है। वैसे आए दिन मियानो रोज रात को जंको को बड़ी बेरहमी से मारा करता था, मगर वो आज अपने हाथ में रखे तकिए से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। मगर मियानो का दोस्त अगोरा उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसके बाद वो सभी साथ मिलकर जंको का फिर से बलात्कार करना चालू कर देते हैं। काफी देर तक ये सिलसिला चलने के बाद वो सभी भंड होकर लेट जाते हैं और रात भी आधी बीत चुकी थी। यहाँ जंको के पास एक गोल्डन चांस था कि वो सामने रखे फोन पर पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दे, मगर उसने यहाँ एक गलती कर दी। उसने पुलिस को कॉल तो किया था, मगर हाथ में जंजीर होने के कारण वो रूम से बाहर नहीं जा सकती। उसके कॉल लगाते ही मिनाटो को भनक लग जाती है और उसका जंको के ऊपर गुस्सा 2 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जंको पर फिर से अत्याचार बढ़ने लगता है। अब तक जंको को किडनैप हुए 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। यहाँ उसके साथ दुष्कर्म की सारी सीमा भी पार हो चुकी थी। अगोरा ने कैद के दौरान बताया था कि कैसे वो सभी साथ मिलकर जंको पर अत्याचार किया करते थे। हर रात जंको को उन तीनों के सामने बिना कपड़े के रहना पड़ता था और कभी कभार जंको को मजबूरन उन सभी के सामने मास्टर बेड भी करना पड़ता था। पर उनका अत्याचार सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका। एक रात जब वो सभी जंको को बिना कपड़े के नाचने को कह रहे थे, तब उन्हें उसके डांस में मजा नहीं आता। अब पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने जंको को उसी नग्न हालत में बालकोनी में जाने को मजबूर किया। रात काफी हो चुकी थी और सर्दी के महीने में ठंडी हवा ने जंको को जकड़ रखा था। अब खुद को बचाने के लिए जंको ने वापस कमरे में घुसने के लिए काफी कोशिश की, मगर उन जालिम लोगों ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। वो उस रात बिल्कुल नंगे अवस्था में रात बिताने को मजबूर थी। अगली सुबह जंको जिंदा तो बच गई, मगर उसकी रातें और भी काली होने लगी। मियानो को जंको के नंगे शरीर से खेलने में मजा आया करता, यहाँ तक वो जंको को एक साथ 10 सिगरेट पीने पर मजबूर किया करता। वो लड़की जिसने आज तक कोई नशा नहीं किया, अब वो हर रात नशे की हालत में बेसुध पड़ी रहती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि जंको काफी दर्द और सदमे से गुजर रही थी, मगर किसी करिश्मे की तरह वो अगले कई रातों तक खुद को जिंदा रखने में कामयाब रही। इसी तरह एक रात ऐसी भी आई जब मिनाटो ने एक कदम आगे बढ़कर और बड़ा घिनौनापन किया। उसने सामने रखे रोड को उठाकर जंको के प्राइवेट हिस्से में डाल दिया। जंको ने अब तक मारपीट की वजह से काफी दर्द को सहा था, मगर मिनाटो की इस हरकत ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। वो रात कैसे भी कर बीत गई, मगर ये रोड वाला सिलसिला अब हर दिन होने लगा। उसका ऊपरी हिस्सा बर्बाद तो हो ही चुका था, मगर रोड के कारण उसका प्राइवेट हिस्सा भी बर्बाद हो गया। खैर, कुछ दिनों के बाद मिनाटो, अगोरा और मियानो एक बार फिर से जंको का बलात्कार करना चाहते थे, मगर जब उन्होंने जंको की बत्ती बन चुकी शक्ल पर नजर मारी तब उन्हें उल्टी तक आ गई। उन्हें मजा तो करना था, चाहे उसके लिए उन्हें किसी दूसरी लड़की का इस्तेमाल करना पड़े। रात के करीब 7 बजे वो एक सुनसान रोड पर पहुंचते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें एक 19 साल की लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर आई थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि आज के बाद वो कभी वापस अपने घर नहीं जा पाएगी। मिनाटो और उसके दोस्तों ने किसी के आसपास ना होने के कारण उस लड़की को किडनैप कर लिया। इसके बाद वो उस लड़की को जंको के बगल में लिटाकर उसका कई बार बलात्कार करते रहे।
वही काम होने के बाद उन्होंने उस लड़की का कत्ल भी कर दिया। इस रात के बाद उन तीनों ने अपनी बची कुची इंसानियत को भी खो दिया। ठीक 1 महीने बाद 4 जनवरी 1989 का वो काला दिन आया जब मिनाटो, अगोरा और मियानो ने जंको के साथ बोर्ड गेम खेलने का डिसाइड किया। इधर जंको की हालत काफी बदतर हो चुकी थी। शरीर में ना के बराबर जान, चेहरे पर स्वेलिंग और जंको का प्राइवेट हिस्सा तो खराब हो ही चुका था। मगर इतना सब होने के बाद भी जंको का दिमाग अभी भी काफी तेज था। वो उन सभी को बड़े आसानी से बोर्ड गेम में हरा देती। ये चीज मिनाटो को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसने जंको पर अपना गुस्सा उतारना शुरू किया। उसने पहले जंको के शरीर से हर बाल को हटा दिया और फिर उसके बाद उन हिस्सों पर मोमबत्ती के मोम से शरीर को जलाने लगा। हद तो तब हो गई जब उसने सिगरेट के हर कस को उसके शरीर से टच करने लगा। जंको ने अपने पिछले कुछ महीनों से इतना सारा दर्द सह लिया था, इसलिए उसे सिगरेट और मोम से कुछ खास दर्द का एहसास नहीं हुआ। इस हरकत के बाद उन सभी में जंको को लेके आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने साथ मिलकर जंको को लातों और घूंसों से मारना चालू कर दिया। इधर जंको की हालत खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून तक निकलना शुरू हो गया था। पर मिनाटो और उसके दोस्तों ने अपनी इंसानियत को कब का बेच दिया था, इसलिए वो जंको पर बिना तरस खाए उस पर लोहे के डंबल से वार करने लगते हैं। इस हादसे के कुछ घंटों के बाद जंको इस दर्द को सह पाने में असमर्थ रही और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद मिनाटो और उसके दोस्तों ने उसकी लाश से छुटकारा पाने के लिए जंको को एक कंटेनर में डालकर उसमें सीमेंट भरकर उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। जंको की लाश से छुटकारा पाते ही उन्होंने सुकून की सांस ली। पर किसी ने सही कहा है कि कातिल कितना भी समझदार हो, उसकी एक गलती उसे पकड़वा ही देती है। उन्होंने जिस 19 साल की लड़की का बलात्कार और खून किया था, उसकी पुलिस ने गहराई से जांच की और उसमें मियानो और अगोरा का नाम सामने आया। 23 जुलाई 1989 के दिन उन्हें 19 साल की लड़की के केस में अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान अगोरा ने हमें पहली बार जंको फ्रूटा की दर्दनाक कहानी से रूबरू करवाया।